आप लोग कैसे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप देखते हैं कि हम आपके लिए रेडियो भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हैं उनको बता दें, हम आपको एक 3 से 3 शिकार करवाने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी आर्मी कांस्टेबल। और आपको पता होनी चाहिए कांस्टेबल पेपर चालू हो चुका चल रहा है और आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप बता दें, हम मैथ्स भी कवर करेंगे, रीजनिंग भी कवर करेंगे, जीके जैसे कवर होगा जैसे ग्रुप डी आएगा, साइंस भी कवर होगा, समझे। तो आप चिंता ना करें, हम आपको न्यू एडिशन के हिसाब से न्यू भर्ती परीक्षा एग्जाम चल रहे हैं। एएलपी हो चुका है, टेक्नीशियन हो चुका है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो चुका है, जेई का हो चुका, उन्हीं को ध्यान रखते आपको ध्यान रख के पढ़ा रहे हैं। जो एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को पिछले साल के पीवाई के प्रश्न उठा के हल करवा रहे हैं। मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीके जैसे भी तीनों पोर्शन बिल्कुल कवर हो रहा है और तीनों पोर्शन हर भर्ती परीक्षाओं में आएगा रेलवे में। तो चिंता ना करें आप, बिल्कुल यही टॉपिक आपको रिपीट होंगे। और हम पहले बता चुके हैं 3 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी चल रही है पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से एक साथ, एक तीर 3 शिकार। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते तो आपको बता दें, आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा पीवाईक्यू क्लासेस 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल का प्ले लिस्ट डाला, वहां जाकर देख सकते हैं। और कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है जिसका जीके जीएस का एनालिसिस देखना चाहते हो पर डे शिफ्ट बाई डे बाई का, तो भी आप हमारे जीके जीएस आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस एनालिसिस करके प्ले लिस्ट अलग बना है, तो दोनों प्ले लिस्ट एक बार विजिट करें और उसके बाद देखें, पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें। और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप प्रश्न दिखा रहे हैं, जो एग्जाम आ चुके हैं। विश्वास के साथ पढ़ें, हम विद्यार्थियों की जानकारी पता करके जो भी मैथ्स है, वो जो रीजनिंग है, जो जीके जैसे वही कवर करा रहे हैं, समझे। चलिए, तो लास्ट तक देखेंगे आप टॉप। इस वीडियो के माध्यम से आपको जब भी आपकी बात करें कांस्टेबल तो आपको 50 प्रश्नों का जीके मिल रहा है कि नहीं। 50 प्रश्न आ रहे हैं भाई कांस्टेबल में, आरपीएफ ध्यान रखेंगे। तो आपको हम टॉप 20 प्रश्न दिखाएंगे इस वीडियो में। उसके पहले लगभग हमने अभी तक 20 प्लस वीडियो बना चुके हैं, जाके देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट के चैनल पर। पहले अपन देख पा रहा आपको, चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जब पहला अधिवेशन हुआ था तो उस समय WC, जिसे हम बोलते हैं व्यामेश चंद्र बनर्जी, इसके क्या बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष थे। और आप देख पा रहे एवं ये क्या है, इसके संस्थापक है। संस्थापक भी प्रश्न बोलेगा तो एवं रहेगा। और दादा भाई नौरोजी भी इस कांग्रेस पार्टी के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे। लेकिन हमें बोला था पहले अधिवेशन की, तो याद रखें WC रमेश चंद्र बनर्जी, और स्थापना एवं ने मुंबई महाराष्ट्र में किया था 1885 को, समझे कि नहीं। चलिए, और एनी बेसेंट ध्यान रखें पहली महिला है। कौन, एनी बेसेंट पहली महिला है कांग्रेस अध्यक्ष। और पहली भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू, समझे, जो पहली भारत की महिला राष्ट्रपति कांग्रेस अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न हमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा, तो देख पा रहे होंगे आप लोग। और आपको बता दें, पिछले भर्ती परीक्षाओं में क्रमशः प्रश्न आपको नहीं मिल रहे थे, सिस्टमेटिक प्रश्न बिल्कुल अलग अलग प्रश्न मिल रहे थे, मिक्सअप प्रश्न मिल रहे थे। इस बार ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग प्रश्न दे रहा है। चलिए, उस डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो हमें उस डच का नाम बताना है जिन्होंने वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा चलती है भारत में, उसमें जो हमारे भारत के पुनर्जागरण कहे जाने वाले, याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण के पितामह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जिन्होंने सती प्रथा तो आप जानते होंगे, जिसमें क्या हुआ करता था, जिनके पति का देहांत हो जाया करता था, उनके साथ साथ उनकी महिलाओं को भी आग में जला दिया जाता था। इस घूर प्रथा को बंद करने में हमारे राजा राम मोहन राय जी का योगदान है। और उस डच व्यक्ति का नाम क्या है, डेविड हेयर, जिन्होंने इनका सहयोग किया था आधुनिक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए। याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें, ग्रुप डी में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे साइंस के। तो जो हम यहाँ साइंस पढ़ा रहे हैं, यही साइंस भी आप ग्रुप डी में काम आएगा। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए, अभी हम कांस्टेबल की बात कह रहे हैं, ग्रुप डी के लिए साइंस अलग से कवर करेंगे, समझे। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्र जीव होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर संघ का नाम दिया है मोलस्का, नेमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा के जो संघ के सदस्य होते हैं मुक्त जीवन जीने वाले होते हैं। और
जी आप ध्यान रखें कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको रखना समुद्री जीव है। किस प्रकार के जीव हैं? समुद्री। समुद्री, समझे कि नहीं? साइंस का प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न हमें यहाँ पर पूछ रहा है, देख लीजिएगा। शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? तो हमें सीधी बात कह रहा है शिशु मृत्यु दर की परिभाषा। क्या बताना आपको? परिभाषा। अगर आप वहाँ पढ़ते होंगे कहाँ पर भाई, जब भी जनगणना पढ़ोगे तो आपको इस प्रकार के शिशु मृत्यु दर की परिभाषा, घनत्व की परिभाषा, साक्षरता की परिभाषा सब पढ़ना पड़ता है। लिंगानुपात की परिभाषा क्या होता है, तो आज उसी प्रकार यहाँ पर शिशु मृत्यु दर की परिभाषा बुक क्या देख लीजिएगा। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर। समझे? बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न अनेक भर्ती परीक्षाओं में पूछता रहता है। इस प्रकार जनगणना का प्रश्न ये आप कह सकते हो, घनत्व का परिभाषा बननी चाहिए, लिंगानुपात का प्रश्न बननी चाहिए, साक्षरता का प्रश्न बननी चाहिए, है कि नहीं? चलिए तो ये आपका आंसर रहेगा। तो 1000 एक विशिष्ट वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मृत्यु के जो अनुपात होता है उससे हम क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बहुत शानदार प्रश्न है। तो हीराकुंड बांध की बात करें हम तो जी महानदी पर बना है। और महानदी का उद्गम स्थान कहाँ पर से है? छत्तीसगढ़। याद रखें। जिसकी राजधानी क्या है? अटल नगर। याद रखेंगे। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी कहलाती है। तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ है जी। और राजधानी अटल नगर है। इसके पहले इसका नाम क्या था? रायपुर था। समझे कि नहीं? और यहाँ पर हमें बोल रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना, तो याद रखेंगे महानदी पर। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की जीवनदायी नदी है। लेकिन हमें बोल दे हीराकुंड बांध कहाँ पर बना, याद रखिएगा उड़ीसा पर। उड़ीसा पर बना हीराकुंड बांध है। और उड़ीसा याद रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। समझे कि नहीं? चलिए और बहुत शानदार प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न हमें देखिए क्या कहता है। भारतीय संसद द्वारा RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त? याद रखें। तो राष्ट्रपति ने इसे जून 2025 में मंजूरी दे दिया। ठीक है। और इसका पारित हुआ था मई 2025 में। इसमें क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, कोई भी जानकारी आप सरकार से मांग सकते हो और सरकार को देना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा अधिनियम था ये, जो सभी देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने जीवन में। अगर कोई घटनाएं घट चुकी है या कोई जानकारी आप सरकार से मांगना चाहते हो तो RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप लोग सरकार से या कोई विभाग से जानकारी मांगकर आप उससे अवगत हो सकते हैं। तो मई 2025 में इसे पारित किया गया संसद में और जून 2005 में राष्ट्रपति तत्कालीन इन्हें मंजूरी दे दी। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हर बार बोल रहा हूँ मैं, अर्थशास्त्र का प्रश्न आएगा और आपको पूर्ण रूप वाला पूछने, पूर्ण रूप बताओ ये प्रश्न भी आ रहा है। हम जितने भी पार्ट अभी कवर करवा चुके हैं 20 प्रश्नों का, हर पार्ट में एक न एक प्रश्न मिल जाता है। तो हम वही प्रश्न कवर करवा में आ रहे हैं, आ चुके हैं, है कि नहीं? MSP का पूर्ण रूप क्या ध्यान रखना चाहते हो? अगर आप कृषि क्षेत्र में प्रश्न जानते होंगे या कृषि एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तो आपको बखूबी पता होगा। और आपको बता दें MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे आपको पता होगा कृषि मंत्री वर्तमान में आपके कौन है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो भारतीय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। अगर देखना जब भी वो भाषण देंगे तो अधिकांश मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, क्योंकि वह कृषि के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला शब्दावली है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? याद रखेंगे। हम इसकी बात करें तो जो आपका आंसर रहेगा नानाजी देशमुख। समझे? यहाँ पर प्रणब जी मुखर्जी को मिल चुका है, भूपेन हजारिका को मिल चुका है, आप देख पा नानाजी देशमुख को मिल चुका है, अमर्त्य सेन को तो मुझे नहीं पता उतना खास, लेकिन नोबेल पुरस्कार तो मिला भाई। ठीक है। अब डॉक्टर अमर्त्य सेन को
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत रत्न की। तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार, जो 1901 से प्रदान किया जाता है, याद रखें। उसी प्रकार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, जो 1954 से दिया जाता है। पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, याद रखिए। प्रश्न बन चुका है यहाँ पर। लेकिन हमें बगल में पेन कॉपी रख के बैठे के विद्यार्थी, मैथ्स का पढ़ें चाहे रीजनिंग का पढ़ें चाहे जीके जैसे पढ़ें, बगल में पेन कॉपी रख के बैठेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। आप लोग लिख सकते हो, अगली बार पढ़ सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पर हमें भारत रत्न की बात कर रहा है नानाजी देशमुख। आज रखें 2019 में भारत में 3 लोगों को भारत का प्रथम नागरिक सम्मान दिया गया था। वो कौन कौन थे? याद रखें, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। इस प्रकार से प्रश्न पूछा था, लेकिन किस क्षेत्र में दिया गया था ये भी पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखें, ये आपके प्रमुख, ये आपके राजनीतिक क्षेत्र कह सकते हो, राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के कारण ये आपके पूर्व राष्ट्रपति, याद रखें विद्यार्थी, हाँ प्रणब मुखर्जी कौन बताइएगा, पूर्व राष्ट्रपति है कि नहीं? सॉरी, हाँ समझ आएंगे इस बात को लेकर, राष्ट्रपति नहीं, आपके क्या है, ये पीएम थे प्रणब मुखर्जी, समझे। तो भारत के पूर्व पीएम आपके प्रणब मुखर्जी को भी क्या मिला है। चलो समझ चाहूँगा विद्यार्थी, थोड़ा मिस्टेक फिर से हो गया, थोड़ा दिमाग से चढ़ रहा है। प्रणब मुखर्जी आपके राष्ट्रपति हुआ करते थे पूर्व, ठीक है। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके राजनीतिक जीवन में अच्छे कार्य करने व सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के क्षेत्र में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। भूपेन हजारिका आपके प्रसिद्ध संगीतकार हैं। तो याद रखिएगा, क्षेत्र भी पूछेगा। और यहाँ पर हम देखिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्र में अपार योगदान देने के कारण में नानाजी देशमुख को पुरस्कार दिया गया था। तो क्षेत्र पता होनी चाहिए था। पुरस्कार प्रणब मुखर्जी को मिला है, भूपेन हजारिका जी को मिला है, नानाजी देशमुख जी को, तीनों को 2019 में 3 लोग दिया गया था, याद रखिएगा। संख्या पूछे तो 3, और किन किन को दिया गया तो हम बता चुके, पहला, दूसरा, तीसरा। क्षेत्र रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आत्मनिर्भरता, संगीत क्षेत्र में व राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे योगदान देने के कारण। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है। तो राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे हम राष्ट्रमंडल के रूप में जानते, एक खालिस्तान है, याद रखिएगा। यह राजनीतिक संघ है। तो क्या समझे आप लोग, यह सामाजिक संघ नहीं है, आर्थिक संघ नहीं है, यह मानवाधिकार संघ नहीं है, एक प्रकार का क्या राष्ट्रमंडल, याद रखें विद्यार्थियों। इसकी जो मुख्यालय लंदन पे है, कहाँ पर है? लंदन में। तो राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय लंदन में है, और किस देश में? याद रखिए, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन, आपको पता होगा, ब्रिटेन एक देश है जिसकी राजधानी लंदन है, और लंदन टेम्स नदी के तट पे बसा है। ये प्रश्न बोलता है, कई बार पूछ चुका है, ध्यान रखें। तो ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं और यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहे या ब्रिटेन कहे या आपको इंग्लैंड कहे, तो वही अर्थ होगा, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या? लंदन है। तट का नाम रहेगा, जिसके किनारे बसा है, नदी का तट का रहेगा वो टेम्स। चलिए, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर हमें बोल रहा था जो राष्ट्रमंडल है, ये एक प्रकार का राजनीतिक संघ है, याद रखिएगा, समझे। चलिए, अगला प्रश्न हमें कह रहा है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्ष योजना का सृजन किया गया था, में उद्योगों को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? देखिएगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि भारत में पंचवर्ष योजना की बात करें तो 1951 से 1956 तक पहली चला था, फिर 56 से चलता है मेरे विद्यार्थियों 61 तक। फिर रिपीट कर दी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, लिखते रहिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। 1951 से 56, और 56 से 61, और 61 से आपका 66, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हमें बोल रहा दूसरी योजना की बात कर, अवधि पूछेगा तो 56 से 61। अब यहाँ पर बोल दिया उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया, याद रखिएगा 3 भाग। और आपको बता दूं, एसएससी जीडी में इसको पूछा है भाई। और पंचवर्ष योजना का, जनगणना का प्रश्न, हरित क्रांति का प्रश्न बार बार पूछ रहा था। इस बार भी आरपीएफ एस कांस्टेबल में प्रश्न पूछ रहा, मैं जी के जिसका एनालिसिस कवर करवा रहा हूँ। पर डे तो शायद ना हो पाए विद्यार्थी, थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाता है। पर डे आपको 150 प्रश्न मिलते हैं। प्रश्नों को इकट्ठा करना, डाटा को संग्रह करना, फिर पढ़ाना। और हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, जिस कारण से थोड़ा समय का मैनेज नहीं हो पा रहा है, इस चक्कर से पढ़ा नहीं पा रहे हैं पर डे हम। फिर भी कोशिश करेंगे पर डे पढ़ाने का। तो वही तो बोल रहे हैं, हर वर्ष परीक्षाओं में जी के जैसे काम देगा।
मैथ्स काम देगा, रीजनिंग काम देगा, पढ़ो तो आप लोग सही। चलिए अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है। एक होता समभारिक, एक होता समस्थानिक। याद रखिएगा ये रसायन शास्त्र का शब्दावली है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी तो बखूबी समझ गए होंगे, अगर आप आर्ट के विद्यार्थी या कॉमर्स के विद्यार्थी थोड़ा समस्या हो जाएगा भाई, है कि नहीं। तो समस्थानिक का मतलब क्या होता है वो पढ़ा देते हैं। सम मीन्स होता है समान, स्थान में होता है स्थान या जगह है, और एक होता है समभारिक, तो होगा वो भार, समान भार। अब देखिएगा, तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। क्या समझिए आप लोग, समान परमाणु क्रमांक होगा लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग होगा, समस्थानिक कहलाते हैं। लेकिन समभारिक, जिनका भार समान होगा, क्रमांक अलग अलग होगा, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। सम मीन समान, स्थान बोलेगा तो क्रमांक समान, भारिक बोल दिया तो द्रव्यमान समान, क्रमांक अलग अलग, अल्टा पल्टी, ठीक है। अब यहाँ सम स्थानिक बोला, अगले बार समभारिक बोल देगा तो बता तो दिए भाई। सम मतलब समान, स्थान मतलब क्रमांक, जिनका क्रमांक समान हो, भार अलग अलग हो, समस्थानिक। द्रव्यमान समान हो, भार समान हो, क्रमांक अलग अलग हो, उन्हें हम समभारिक। अगला प्रश्न देखिए हमें क्या कहता है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया। इस प्रकार से आपको विदेश नीतियों से, विदेशी समझौते, हस्ताक्षर, बैठकें सब पढ़ना पड़ेगा। ये बात हमें प्रश्न इंगित कर रहा है। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय पता होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन आप पता है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह आपके क्या वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। तो वही तो हमें कह रहा है, रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान फ्रांस देश से खरीदा गया था, समझे कि नहीं। और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। याद रखिएगा क्या है, पेरिस। चलिए अगला प्रश्न हमें कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भू प्रक्षेपण उपग्रह है। उपग्रह तो आप जानते हैं, जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य का चक्कर लगाए ग्रह कहलाते हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगा उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का ग्रह उपग्रह है कि नहीं। सॉरी, पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है उसका नाम क्या है, चंद्रमा। ये क्या कहलाएगा, आपका उपग्रह। चलिए यहाँ पर हमें कह रहा है कौन सा भू प्रक्षेपण, तो याद रखिएगा सरल भू प्रक्षेपण उपग्रह है। चलिए बहुत शानदार प्रश्न देख पा रहे आप लोग, इतना हटीला प्रश्न बोल दिया। देखिएगा साइंस के विद्यार्थी अच्छे से याद करेगा तभी बता पाएगा इसका आंसर। तो इतना बड़ा प्रश्न पूछ सकता है, ग्रुप डी में तो और अच्छे अच्छे प्रश्न देगा, कैसा मतलब भाई। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, ठीक है। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। मतलब हड्डियां आपको सिर की बात कर रहा है, 29 होती, याद रखिएगा मौखिक याद होना चाहिए। शरीर, सिर, मानव मस्तिष्क में 29 हड्डियां होती है, लेकिन अलग अलग। माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6, कंठी कास्थी में 1 होते हैं। जी आपको याद रखना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं बनने वाला, ठीक है। टोटल बोले तो 29, लेकिन माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6, कंठी कास्थी में 1, याद रखिएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न हमें क्या देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर हमें कह रहा है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन जो डेल्टा है का एक उदाहरण, याद रखिएगा। सुंदरवन जो डेल्टा, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, समझे, इसलिए प्रसिद्ध है ये। तो पश्चिम बंगाल, अब पता है आपको, भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। पहले का नाम क्या था, कलकत्ता, अब हो गया कोलकाता, याद रखिएगा। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ की कौन है, ममता बनर्जी, याद रखिए कौन है, ममता बनर्जी। और रही बात यहाँ पर हमें कह रहा है जो पश्चिम बंगाल है राजधानी कोलकाता है, जो पश्चिम बंगाल से जो सुंदरवन है डेल्टा है, क्यों प्रसिद्ध है बोलेगा तो मैंग्रोवन, या मैंग्रोवन का क्या उदाहरण है। सबसे अधिक मैंग्रोवन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में, समझे कि नहीं। और जो पश्चिम बंगाल कोलकाता, याद रखिएगा हुगली, हुगली एक नदी है जो कोलकाता के बगल से बहती है, कोलकाता। ये प्रश्न भी पूछता भाई, कोलकाता किस नदी के तट पर, आप क्या बोलेंगे, हुगली। प्रश्न देख पा रहा आप लोग, यहाँ पर कह रहा है ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध संबंधित है। जैसे जब कोई भारत में जब सेना ऑपरेशन किया जाता तो उसका नाम एक विशेष नाम दिया जाता है, जैसे कारगिल युद्ध हुआ था,
है कि नहीं। उसी को युद्ध हुआ था, आपको पता, कारगिल युद्ध। इसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय, जो 1999 में 1999 में हुआ था। तो याद रखिए इस बात को, है कि नहीं। तो ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से, तो क्या बोलेंगे आप लोग, कारगिल युद्ध। और यही प्रश्न बोल देता कि कारगिल युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा 1999 में। ये भी शानदार प्रश्न है, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध 1999। अगला प्रश्न में कहता है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, तो कब की बात कर रहा, तो जुलाई 1921 में। तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने जुलाई 1921 में कहा, एक प्रस्ताव पारित करते हुए, कि कुछ भी हो जाए, ब्रिटिश भारतीय सेना में कोई भी मुसलमान शामिल नहीं होगा, मतलब सेवा प्रदान नहीं करेगा, मतलब गुलामी नहीं करेगा। कब कहा गया, जुलाई 1921 उनके अखिल भारतीय खिलाफत समिति के प्रस्ताव में कहा गया था। अगला प्रश्न हमें कहता है, उस राज्य का नाम बताएं जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया। तो मतलब सिंगल लेन है और पुल पर बना है, ध्यान रखें ये बात। हाँ, तो भारत का सबसे लंबा है, वो भी कितना मीटर, 300 मीटर, सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंस पुल, ध्यान रखिएगा, स्टील से बना है और सिंगल लेन वाला है। तो अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या, ईटानगर। ईटानगर इसकी क्या है, राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न में कहता है, 1586 में द लिटिल बैलेंस ला बेलेसिटा पुस्तक किसने लिखी थी। तो हम पहले बता चुके हैं कि पुस्तकों से प्रश्न आ रहा है, इस बार भी प्रश्न आ रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम हुआ है, आप देख रहे होंगे, तो पुस्तक का प्रश्न आप देखे होंगे या एग्जाम एनालिसिस आप देखे होंगे, तो अवश्य मिला होगा। तो वही तो बता रहे हैं कि पिछले बार भी एग्जाम प्रश्न पुस्तक आया था, इस बार भी आ रहे हैं। तो रेलवे का जो पैटर्न थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ वहाँ थोड़ा प्रश्न का लेवल अलग होता है, बाकी जो पैटर्न प्रश्न आने का जिस टॉपिक से आता है वो सेम आएगा। ठीक है, तो 1586 में द लिटिल बैलेंस या क्या बोल सकते हैं, द बेलेसिटा पुस्तक है, गैलीलियो गैलीली ने किया था। और आपको पता है कि दूरबीन का आविष्कार, जानते हो आप लोग, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है, गैलीलियो ने। याद रखेंगे विद्यार्थियों, और उन्हीं ने क्या पुस्तक लिखा, द बेलेसिटा। ठीक प्रश्न पूछा। चलिए इस प्रकार अगला प्रश्न में कहता है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न आएगा, ध्यान रखें, विज्ञान सब का प्रश्न आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो प्रश्न आपके समक्ष है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न भी है। तो इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थित संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया। याद रखिएगा, वो है GSAT-7A, जो क्या करता है, वायुसेना की जो संचार क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर रहा है। इसके माध्यम से वायुसेना के नौजवान आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम विद्यार्थियों बता दें कि हम टॉप 20 प्रश्नों का आपको व्याख्या सहित हल समझा चुके हैं, और इसी प्रकार एग्जाम प्रश्न आ रहे हैं, और हम वही प्रश्न कवर करवा रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, और जिनको पैटर्न फॉलो कर रहा है वर्तमान भर्ती परीक्षाओं में, उसी को ध्यान रखते आपको मैथ्स भी कवर हो रहा है और रीजनिंग भी कवर हो रहा है और जीके भी कवर हो रहा है। जल्द आपको हम आरपीएफ कांस्टेबल पेपर के बाद ग्रुप डी के लिए साइंस भी पढ़ाएंगे। तो 1 2 3 4 साइंस चल के 4, तो 4 में से आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। वो लाइक आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको कोई भी नवीनतम वीडियो आपको जल्द से मिल जाए। और दोनों प्लेलिस्ट याद रखें, प्लेलिस्ट एक बार विजिट करें और विश्वास के साथ करें, और सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। और उन विद्यार्थियों के पास शेयर कर, जो विद्यार्थी पढ़ लिख कर भविष्य बनाना चाहता है, आर्थिक समस्या है, पढ़ नहीं पा रहा, पैसा नहीं है, तो वो हमारे माध्यम से पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। हौसला बढ़ाने का काम आपका है, हमारा काम आपको पढ़ाना। हौसला बढ़ेगा, हम पढ़ाते रहेंगे आपको, समझे कि नहीं। चलिए।